आज इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का आज लास्ट क्लास है। ठीक, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 2-3 होंगे जो दीर्घ उत्तरीय होंगे और 1-2 जो होंगे अति लघु उत्तरीय होंगे। तो आज का क्वेश्चन है पहला कि एक क्वेश्चन है आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें, यानी कि आय पे रिलेटेड है गरीबी। ठीक, आय पे रिलेटेड है गरीबी, यानी कोई व्यक्ति गरीब है तो कैसे उसको आय के आधार पे हमको बताना है। यानी आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करने का अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति का आय के आधार पे वो गरीब है या अमीर है इसका निर्धारण करना है। और एक क्वेश्चन आता है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है। ठीक, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है। तो हम सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन ये सब। आय का बोल रहा है कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करना है। तो आय के आधार पे समाज को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। आय के आधार पर ही समाज या देश को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कैसे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करना है, ना कि अमीरी के साथ। 2 तरह से, एक विकसित और एक क्या जो विकास नहीं किया अविकसित उसको कह सकते हैं। ठीक, पहला विकसित समाज या विकसित समाज, दूसरा अविकसित समाज। अब हमको इसमें विकसित समाज और अविकसित समाज में किसके आधार पे करना है, तो आय के आधार पे केवल अविकसित का करना है, क्योंकि जो अविकसित समाज होगा वही समाज गरीब होगा। ठीक, तो हम लोग देखेंगे अविकसित समाज केवल। इसमें क्या होगा, इसमें अविकसित समाज में कि कोई व्यक्ति का आय अगर कम है, ठीक, तो वो गरीबी के रेखा में आएगा, गरीबी रेखा में आएगा। ठीक, तो अब विकसित समाज में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसमें कोई भी व्यक्ति का आय अगर आवश्यकता अनुसार कम है, तो वह गरीबी के वर्ग या गरीब समाज में आता है। गरीब समाज में आता है। और यदि उसकी आय बढ़ जाए, किसी भी तरह की आय हो, प्रति व्यक्ति आय हो, ठीक, या उसका 1 साल का आय हो, किसी भी तरह का आय उसका बढ़ जाए, तो उसका जो होगा गरीबी के साथ संबंध बढ़ जाएगा। मतलब कि गरीबी कमेगा और उसका आय बढ़ जाएगा। और यदि इसका आय बढ़ोतरी हो तो वह
गरीबी से उभर कर ऊपर आएगा। ठीक, तो आंसर अपने आधार पे ही हम लोग को लिखना है कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करने तो कैसे लिखाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय हो या फिर वह एक साल में कुछ रुपया कमाता हो, ठीक, अगर उससे उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, उससे उसकी आवश्यकता पूर्ति अगर हो जाती है तब तो वह गरीब समाज में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक, तो वह समाज गरीब समाज के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि अगर प्रति व्यक्ति आय उसका बढ़ जाए तो उसका गरीबी घट जाएगा, और प्रति व्यक्ति आय ना बढ़ पाए आवश्यकता अनुसार तो वह गरीबी में ही आएगा। और गरीबी का जो आय के साथ संबंध है, सीधा संबंध है, गरीबी का आय के साथ सीधा संबंध है। सीधा संबंध है कहने का अर्थ हुआ कि अगर आय घटेगा तो वो गरीब होगा, आय बढ़ेगा तो वो गरीबी क्षेत्र से आगे जाएगा। ठीक, यानी गरीब नहीं कहलाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या बोला है कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करना है। स्क्रीनशॉट लेगा जो स्क्रीनशॉट लो, लिखना है जिसको लिख लो। अब अगला क्वेश्चन आता है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर लिखें। यानी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर लिखें। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर पूछता है। तो यहाँ हम लोग पहले समझेंगे राष्ट्रीय आय है क्या। तो एक वर्ष में किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ठीक, यानी कि ये क्या है, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। और प्रति व्यक्ति आय क्या है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य को अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो कहलाता है प्रति व्यक्ति आय। यानी कि पहला पॉइंट हम लोग का जो होगा दोनों का डिफिनेशन ही होगा। पहला पॉइंट जो होगा दोनों का डिफिनेशन ही होगा। हम लोग यहाँ लिख देंगे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ राष्ट्रीय आय इधर प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय कहता है कि एक वर्ष में किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब अगला पॉइंट में इधर लिखेंगे
कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? देश की जनसंख्या से भाग देते हैं। भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही कहलाता है प्रति व्यक्ति आय। वही कहलाता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक। और अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि ये तो हो गया एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, और ये हो गया कि एक राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो प्राप्त होता है भागफल, उसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक। और यह क्या है? उत्पादित मूल्य है। और ये क्या है? श्रमिक मूल्य है एक तरह से। अब इधर देखा जा राष्ट्रीय आय उत्पादित मूल्य के साथ साथ यह किसी देश की संपत्ति है। ठीक। लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या है? यह खास व्यक्ति का आय है। ठीक। तीसरा पॉइंट हुआ। अब चौथा पॉइंट यह एक अनुपातिक राशि है। ठीक। अनुपातिक राशि है और यह अनुपातिक राशि नहीं है, या फिर इसको लिख सकते, अनुपातिक राशि का अर्थ हुआ कि लगभग में अगर देश का आय जो होगा राष्ट्रीय आय कुल लगभग में, जैसे कि पूरे वस्तु का उत्पादन के बाद जो उसका मौद्रिक मूल्य लगाया जाता है उसका जो पैसा आता है तो कुछ इन्वेस्ट भी हो जाता है और कुछ विदेशियों की तरह देश में कमाए गए पूंजी को भी घटाया जाता है, यहाँ के लोगों के द्वारा विदेश में कमाए गए पूंजी को जोड़ा भी जाता है। इन सब के प्रक्रिया के बाद जो पैसा बचता है, ठीक, वह कहलाता है राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो यह एक अनुपातिक राशि है कि कुछ खर्च वर्च भी इधर उधर हो जाता है, तो यह अनुपातिक राशि है, लेकिन यह उपलब्ध राशि नहीं है। ये हो गया उपलब्ध या अनुपातिक राशि नहीं होने का मतलब, जैसे पूरा देश का संपत्ति अगर आ गया 20 करोड़, ठीक, पूरा देश का संपत्ति आ गया 20 करोड़, ठीक। अब वहाँ पे बात की जाए तो 20 करोड़ संपत्ति हो गया, आबादी है 10 करोड़ मान लिया एक तरह से, ठीक, आबादी है 10 करोड़, ये कट जाएगा दो रुपया प्रति व्यक्ति आया है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भारत में जितना भी व्यक्ति सब दो ही कमाता है, कोई 2.5 भी कमा सकता है, कोई 1.5 भी कमा सकता है, कोई 1.25 भी कमा सकता है।
तो इस तरह से होता है, जो अनुपातिक या उपलब्ध राशि नहीं हो पाती है, लेकिन इसको एग्जैक्ट एक तरह से कैलकुलेशन करके बताया जाता है कि इतना है। लेकिन ये एग्जैक्ट एक व्यक्ति का, प्रति व्यक्ति आय जो बताता है एक व्यक्ति का है, एग्जैक्ट नहीं बताता है, वो लगभग में बताता है, एवरेज के रूप में, औसत के रूप में। ये लिख सकते हैं, ये साधारण राशि है और यह एक औसत मान की राशि है, उसको भी हम लोग लिख लेंगे। यह एक औसत मान की राशि है। ये क्वेश्चन पूछता है अब जो आएगा 2 क्वेश्चन और कराएंगे जो दीर्घ उत्तरीय होंगे। विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कह रहा है कि किसी भी देश या समाज विकास करेगा तो प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान होगा। ठीक, क्या प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा योगदान रखेगा या राष्ट्रीय आय ज़्यादा योगदान रखेगा। ठीक, तो हम अभी बता देते आप लोग को कि राष्ट्रीय आय से ज़्यादा महत्व देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय रखती है। एक खास समाज को विकास करना है तो प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद बोले थे, क्या इसी टॉपिक के संबंध में बोले थे, जब तक घर घर से, मतलब कि जब तक बिहार का विकास संभव नहीं है, देश का विकास संभव नहीं है। यानी कि हम लोग उसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जब तक एक खास समाज का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि न हो जाए तो देश का विकास संभव नहीं है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे कि विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आय का सीधा संबंध विकास से तो है, ठीक, आय का सीधा संबंध विकास से है, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। राष्ट्रीय आय से ज्यादा महत्व प्रति व्यक्ति आय रखती है। किसी भी समाज को विकास करने के लिए किसी भी देश या समाज को विकास करने के लिए प्रति व्यक्ति आय पर पकड़ होना जरूरी है।
प्रति व्यक्ति आय मजबूत होना जरूरी है। ठीक, जिसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा, जिस समाज का या क्षेत्र का, वह समाज ज्यादा विकसित करेगा या देश ज्यादा विकसित करेगा। और एक पॉइंट क्या होता है कि राष्ट्रीय आय से ज्यादा महत्व कौन रखती है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक, तो प्रति व्यक्ति आय के सेंस में और लिख देंगे कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही किसी भी लोगों का कल्याण या फिर विकास हो सकता है। किसी खास समाज का प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से, पीसीआई लिख देते हैं डायरेक्ट। खास लोगों का विकास संभव है। लेकिन राष्ट्रीय आय के विकास होने से राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी, ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा ही। ये सब बातें जनसंख्या पर निर्भर करती है। ठीक, यानी हम लोग कह सकते हैं निष्कर्ष निकाल के कि जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वह देश ज्यादा विकसित करेगा। वह क्षेत्र ज्यादा विकास करेगा। और उसके साथ साथ देश का भी विकास होगा। ठीक, यानी अब क्या कर रहा है, आय का सीधा संबंध तो विकास से है, लेकिन राष्ट्रीय आय से ज्यादा महत्व कौन रखती है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो देश का विकास संभव है। ठीक, क्यों? क्योंकि समाज का प्रत्येक वर्ग या एक एक लोग का विकास होना बहुत जरूरी है। अगर देश का विकास करना है तो समाज के एक एक लोग का विकास करना जरूरी है। इसीलिए राष्ट्रीय आय से ज्यादा महत्व रखती है प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय जितना ज्यादा होगा समाज उतना ही ज्यादा विकास करेगा। ये राष्ट्रीय आय पे कम निर्भर करती है। ठीक, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जैसे जैसे बढ़ जाएगा तो वैसे वैसे राष्ट्रीय आय भी अपने ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय अगर बढ़े तो जरूरी है,
ये नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मान लिया जाए राष्ट्रीय आय बढ़ा और जनसंख्या भी बढ़ जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ेगा नहीं। जैसे पहले से जनसंख्या 10 लोग थे, ठीक, 10 रुपया था और पहले से 5 लोग थे, तो प्रति व्यक्ति आय तो 2-2 रुपया आ जाएगा। लेकिन अगर वही बात कर दिया जाए कि 12 रुपया कर दिया जाए और जनसंख्या भी बढ़ जाए, 6 हो जाए, तो क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, देखेंगे अभी भी 2 ही है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। वो निर्भर करती है जनसंख्या पे, वो निर्भर करती है हमारे देश की जनसंख्या पे, और देश की जनसंख्या पे निर्भर करती है। तो देश की जनसंख्या बढ़े या घटे, ठीक, उस हिसाब से अगर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, ठीक, तो एक एक व्यक्ति का आय बढ़ेगा, यानी देश की कुल जनसंख्या के लोग पूरा काम करेंगे, ठीक, तो उनको इनकम होगा और उस इनकम में वृद्धि होगा, ठीक, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जनसंख्या घटेगा और राष्ट्रीय आय स्थिर रहेगा। एक तरह से बात की जाए, जैसे राष्ट्रीय आय 10 रुपया है और जनसंख्या घट के 4 हो जाए, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ज़्यादा। यानी कि हम लोग सीधे कह सकते हैं अगर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय निर्भर करती है, अगर प्रति व्यक्ति आय किसी चीज़ पे निर्भर करती है तो वो है जनसंख्या पे, ना कि राष्ट्रीय आय पे। राष्ट्रीय आय पे निर्भर नहीं करती है, लेकिन हाँ, देश के विकास में राष्ट्रीय आय का भी योगदान है, देश के विकास में राष्ट्रीय आय का भी योगदान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही एक आंसर था जो खुद से लिखना है, ठीक। आपको सोच के लिखना है कि प्रति व्यक्ति आय किस तरह से देश के विकास में सहायता कर रही है, प्रति व्यक्ति आय देश के विकास में किस तरह से सहायता कर रही है, बस वही पॉइंट लिखना है। और अगला क्वेश्चन है कि देश के विकास में राष्ट्रीय आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक। तो देश के विकास में राष्ट्रीय आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो पॉइंट वही होगा, बस इसको उल्टा जाएगा, हल्का समझ के हल्का उल्टा जाएगा। जहां प्रति व्यक्ति आय जो लिखे मजबूत होना चाहिए वो तो पॉइंट होगा ही होगा, ठीक, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय आय भूमिका निभाएगी, ये सारे पॉइंट भी हमको डालने होंगे। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय विकास में राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास में किस तरह से लाभप्रद है, इन लाभ की स्थिति बनाती है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय जितना ज़्यादा मजबूत होगा उस देश का आर्थिक स्थिति उतना ही मजबूत होगा, ठीक। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय बढ़ जाने से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हाँ हो सकती है, ठीक, लेकिन उसके लिए क्या है, प्रति व्यक्ति आय पर जोर देना होगा, प्रति व्यक्ति आय पर जोर देना होगा। इसके बाद अब ऑब्जेक्टिव अब कराएंगे। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिख देते हैं। अब ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चल रहे हैं। 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना थी, तो 25,494 रुपया, ठीक, और 6610 रुपया जो थी क्या थी, हम ऑप्शन से बता रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर तो होगा 25,494 रुपया, ठीक। क्या क्वेश्चन है, अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए कि बिहार का औसत प्रति व्यक्ति आय 2008-9 के आसपास कितना थी, तो 6610 रुपया बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय थी, ठीक, 6610 रुपया। और 54,850 रुपया जो है गोवा का प्रति व्यक्ति आय था, ये गोवा का प्रति व्यक्ति आय था, ये बिहार का प्रति व्यक्ति आय है, ये कुल राष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय है, और ये एक ऐसे ही डाटा तैयार करके दे दिया गया है, ठीक। आपको 4 ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं, उसमें से आपके एक सवाल के आंसर होंगे, बाकी कुछ अन्य होंगे। लेकिन अगर उसके बारे में, अन्य ऑप्शन के बारे में आपको अगर पता है तो उसको भी हम लोग करके देखते चलेंगे।
तो क्वेश्चन के अनुसार तो मेरा आंसर होगा क्या 25,494 रुपया। लेकिन अगला जो ऑप्शन दिया 6610 रुपया 2008-9 के आसपास बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय थी ये 6610 रुपया। और उसके बाद अगर बात की जाए तो है 54,850 रुपया जो गोवा का प्रति व्यक्ति आय था। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रति व्यक्ति आय में आता है दिल्ली 50,000 के आसपास। ठीक, उसके बाद देखते हैं भारत में वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है मुंबई। ठीक, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है क्या, मतलब कह रहा है किसी चीज का उत्पादन हुआ और उसका मूल्य लगाने के बाद कुछ आय प्राप्त हुआ। ठीक, तो किस किस सेंस में आता है, सहजता यानी कि सही मूल्य लगाकर, वैज्ञानिक अगर किसी चीज का खोज भी हो रहा है तो उस खोज को हम लोग खोज हुआ कोई चीज अब उसको बेचेंगे सहजता के अनुसार बेचेंगे तो उससे भी हमको आय प्राप्त होगा व्यवहारिक रूप से। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद बिहार की खाली स्थान आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है 41.4% आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने का अर्थ हुआ कि बीपीएल में आती है। और बीपीएल में वही लोग आएंगे, अगर शहरी क्षेत्र से बात की जाए 2100 कैलोरी आवश्यकता होती है शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए प्रतिदिन 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये कैलोरी एक तरह का ऊर्जा है, ये कैलोरी एक तरह से ऊर्जा है। तो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं जो बीपीएल में आते हैं और बीपीएल में वही लोग आते हैं। अगर शहरी क्षेत्र में अगर गरीबी की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति में मतलब एक व्यक्ति को प्रतिदिन 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है और एक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए 2400 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अगर इससे नीचे आता है डाटा, ये डाटा अगर इससे नीचे आता है तो वो कहलाते हैं बीपीएल में, और ये डाटा ऊपर अगर चढ़ती है तो वो कहलाते हैं एपीएल गरीबी रेखा से ऊपर, बिलो पॉवर्टी लाइन एबव पॉवर्टी लाइन, इसका फुल फॉर्म में ये पूछा भी है। ठीक, उत्पादन आय एवं खाली स्थान चक्रीय समूह का निर्माण करती है। राष्ट्रीय आय की गणना में 3 पॉइंट थी, उत्पादन आय और व्यय एक चक्रीय समूह है। ठीक, आय का एक चक्रीय समूह है कि किसी चीज का उत्पादन होगा, उसके बाद उसको बेचेंगे तो आय प्राप्त होगा और उसके बाद कुछ खर्च भी होगा। चक्रीय समूह है यानी संसाधन की पूर्ति कर रहा है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। ठीक, या संसाधन का निर्माण के तहत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, इसीलिए उत्पादन आय व्यय एक तरह से चक्रीय समूह का निर्माण करती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। अभी हम थोड़ा देर पहले ये पॉइंट आपको बताए थे क्वेश्चन में कि यह कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो बोलिएगा कि यहाँ पे कम काहे नहीं लिख दिए, तो यहाँ पे ये सेंस नहीं दिया है कि आपकी जनसंख्या घट रही है या बढ़ रही है, यानी जनसंख्या को स्थिर किया है, यानी कि पहले जो जनसंख्या थी अभी भी वही जनसंख्या है। और उसके बाद अगर राष्ट्रीय आय बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, जैसे पहले 12 रुपया राष्ट्रीय आय था, ठीक, और उसका जनसंख्या 6 था तो प्रति व्यक्ति आय 2 आ जाता। ठीक, और जनसंख्या 6 ही रह जाए और ये 15 हो जाए, ठीक, और राष्ट्रीय आय बढ़ जाए तो क्या प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, यानी 2.5 रुपया हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। तो वही यहाँ पे सेंस कर रहा है कि जनसंख्या को एक तरह से स्थिर किया। सोचने वाली पॉइंट है कि केवल बोला है राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, नहीं ये कहा है कि जनसंख्या घटेगा भी या जनसंख्या बढ़ेगा। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी।
और एक पॉइंट और कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो विकास की प्रक्रिया पूर्ण होगी। वही पॉइंट है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास की प्रक्रिया पूर्ण होती है, विकास की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगले सवाल की ओर हम लोग अब चलेंगे, लिखते हैं अगला सवाल हम लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार की जीडीपी जो थी 2004-05 के आसपास बिहार की जीडीपी एकदम नेगेटिव थी, क्योंकि बिहार की जीडीपी 2004-05 के आसपास नकारात्मक थी और उसके बाद 6-7 के आसपास इसकी जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, 6-7 के आसपास इसकी जीडीपी में बढ़ोतरी हुई और इसके बढ़ोतरी के साथ साथ 2008-09 में बिहार की जीडीपी 11.03% हो गई और इस समय जो नेगेटिव थी 5.15% नेगेटिव थी, 5.15% नेगेटिव थी और 2008-09 में 11.03% हो गया था, यानी कि लगभग कितना बढ़ गया था, तो 11.03% इधर और 5.15% इधर, यहाँ से 0 पे आने में इतना तो बढ़ा। ठीक, तो ये अगर काउंट कर लिया जाए 16.18% 2003-04 के 4-5 के आसपास से 8-9 पर इतना प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे इकोनॉमिक्स के। ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार की जीडीपी 2008-09 के आसपास कितना थी, 11.03% और 2003-04 के आसपास बिहार की जीडीपी नेगेटिव थी।